into Nirvana. Your device is ready. You are now connected to Boat Zone 650. जितनी जल्दी उठो उतना लेट होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। उम्मीद है हमारे सारे भाई लोग आ गए होंगे, अभी नींद नहीं खुली होगी बहुत सारे लोगों की। चलिए आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो शायद अभी 2-3 दिन पहले ही किसी डॉक्टर ने पूछा था कि नर्व रीजनरेशन वाला, वो जल्दी हर चैप्टर को लेकर आते हैं। दोस्तों जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता है, आपको सिस्टमेटिक काम करना है तो सिस्टमिक वे में ही आपको जाना पड़ेगा। हर चीज सिस्टमेटिक वे में ही आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, और वही लेवल आपको आपकी टेबल प्रैक्टिस में आगे लेकर जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इम्पेटिगो की, और इम्पेटिगो के बाद में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों नर्व फाइबर की कंडक्टिविटी, यानी कैसे कनेक्शन होता है, कैसे इम्पल्सेस एक दूसरे में पास आउट होता है। तो दूसरा जो वहाँ पर बात की जाएगी दोस्तों वो स्पेशल वहाँ पर प्रोटोकॉल्स की होगी, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। आज हम सबसे पहले इम्पेटिगो की बात करते हैं। भाई इम्पेटिगो होता क्या है? ठीक है, आज के समय में बहुत कॉमन समस्या के रूप में आपके सामने आ रहा है दोस्तों, और इम्पेटिगो एक बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही कॉमन आपकी बॉडी पर छोटे छोटे रेड सोर्स डेवलप होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होकर दोस्तों ओपन होते हैं, और ओपन होकर बहुत ही ज्यादा सोरनेस कंडीशन डेवलप करते हैं। जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायजेनस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये कॉमन रूप से वहां पर डेवलप होते हैं दोस्तों, और कॉमन रूप से उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलती है। आपको बशर्ते वहां पर सारी प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा, सारे यूटिलिटी को जानना पड़ेगा कि भाई ये बैक्टीरिया यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है तो कैसे आ रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखना जब कभी भी रेड सोर होगा, रेड सोरों को फटेगा, फटने के बाद ब्रेड ऊपर ओपन होगा तो याद रखना दोस्तों उसमें से फ्लूइड निकलता है। ठीक है, एकदम येलो ब्राउन कलर का क्रस्ट निकलता है। आप क्लियरली इंडिकेशन कर सकते हो कि हाँ साहब ये जो केस है ये इम्पेटिगो का केस है। याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये येलो ब्राउन क्रस्ट के रूप में डेवलप होता है। ये सोर्स बॉडी पर कभी भी उत्पन्न हो सकता है, आपकी बॉडी पर, सोर्स बॉडी पर कभी भी उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। यानी चिल्ड्रन में होने वाली मोस्ट कॉमन स्किन इन्फेक्शन में से एक कंडीशन आज के समय में इम्पेटिगो है। बच्चों में बहुत कॉमन होता है, इसलिए मैं अब धीरे धीरे पीडियाट्रिक्स को भी शामिल करते जा रहा हूँ और आपको बताते जा रहा हूँ। एडल्ट्स में भी उत्पन्न होता है, किंतु प्राय ज्यादातर चिल्ड्रन में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। याद रखना इम्पेटिगो जो होता है ना कॉन्टीजियस होता है एक बच्चे से दूसरे बच्चों में, इसलिए यदि किसी को एक इम्पेटिगो है और वो स्कूल गया तो डेफिनेटली मान के चलेगा उसको वहां पर फैलते हुए नजर आएगा आपको दोस्तों। यानी एक कॉमन समस्या है जो आज मॉडर्न साइंस इसके प्रति बहुत ज्यादा चिंतित है कि किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में तो बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बहुत आसानी से इसको रिकवर कर रही है दोस्तों। तो याद रखिएगा एडल्ट्स में भी उत्पन्न होता है, अगर बच्चों में हुआ आप उसके साथ रहेंगे तो डेफिनेटली एडल्ट्स में भी उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया किसी को नहीं छोड़ता। जिसका इम्यूनिटी पावर लो होगा उसको डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, उनमें ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और यही कारण है इम्पेटिगो बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है दोस्तों, इसलिए दूसरों को भी बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है। याद रखिए स्प्रेड कैसे होगा भाई, क्लोज कांटेक्ट के माध्यम से, टॉवल के शेयरिंग के माध्यम से, शीट के शेयरिंग के माध्यम से, क्लॉथ के शेयरिंग के माध्यम से, कोई टॉयस हो
कोई आइटम जैसे मोबाइल वगैरह है, ठीक है, ग्लासेस है, आप उसके माध्यम से देखो बहुत आसानी से आपको इससे फैल जाता है। स्ट्रेचिंग के द्वारा भी बॉडी के अपर पार्ट पर सोर्स को बहुत आसानी से, आप यदि किसी भी चीज में स्क्रैच करते हो और वहां पर ऐसे करके लगा लेते हो तो बहुत आसानी से बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। ब्लड और लिम्फ से तो फैलता ही है, आपको पता है दोस्तों। एक बार आपकी बॉडी में प्रवेश कर गया और आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी की सेल्स है, अगर उसने फेगोसाइटिक के माध्यम से उसको नष्ट कर दिया तो बहुत अच्छा, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। लेकिन आपकी इम्यूनिटी कम हुई और बैक्टीरिया की क्वांटिटी तेजी से बढ़ रही है, उसकी इम्यूनिटी तेजी से डाउन होगी, और पेशेंट की इम्यूनिटी जैसे तेजी से डाउन होगी वैसे ही वो बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड करना चालू करेगा, अपने इन्फेक्शंस को फैलाना चालू करेगा। वायरस भी ऐसे ही होता है, बैक्टीरिया भी वैसे ही होता है। याद रखिएगा, इम्पेटिगो 2 प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा काज्ड होते हैं, 2 प्रकार के, याद रखना, एक स्ट्रेप एक स्टेफ। स्टेप और दोनों प्रोटोकॉल को याद रखना आप, एक होता है स्ट्रेप, एक होता है स्टेफ, STREP और STAPH। स्टेफ, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों बहुत खतरनाक बैक्टीरिया हैं दोस्तों, जो आसानी के साथ कहीं भी धूल मिट्टी में आपको डेवलप होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया बॉडी में जब इंटर करता है, जब स्किन बहुत ज्यादा दोस्तों, वहां पर स्किन एरिया जब अफेक्टेड होता है, किसी कारण से इरिटेशन, रगड़ लग गई हो, इंजुरी लग गई हो, क्यों? क्योंकि स्किन अन्य जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एक्जिमा हुआ, पॉइजन आईवी हुआ, इंसेक्ट बाइट हुआ, बर्न्स हुआ, कट्स हुआ, चिल्ड्रन में देखो आसानी से इसके कारण इम्पोर्टिको होता हुआ नजर आता है दोस्तों। यानी जब ये कोल्ड और एलर्जी से अफेक्टेड होता है, यानी पेशेंट, बच्चा अगर किसी भी प्रकार के कोल्ड या किसी एलर्जी से अफेक्टेड होता है, बहुत आसानी से प्रभावित हो जाता है। उसके बाद जिसमें नोज के अंदर की स्किन बिल्कुल एकदम रॉ जलनशील बन जाती है दोस्तों, किंतु इम्पेटिको भी कंप्लीटली हेल्दी स्किन में भी डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर किसी जगह पर डेवलप कर रहे हो तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा, 100% हेल्दी स्किन में भी डेवलप हो जाता है। और जब हेल्दी स्किन में डेवलप होगा तो डेफिनेटली उसी के कारण आपको ये इन्फेक्शंस वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये सामान्य अवस्था में किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर लो होती है, उसको बहुत आसानी से डेवलप होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि आपका डायग्नोसिस कितना कंफर्म है। अगर डायग्नोसिस कंफर्म है तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, सुपरफिशियल स्किन के लेयर पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि सुपरफिशियल में केवल आपको सिम्टम नजर आएंगे, और जब उसमें से पस निकल रहा है, पानी निकल रहा है, आपको सीधा थर्ड लेयर, मतलब सेकंड और थर्ड लेयर पर आ जाना है, डीप मोस्ट लेयर जो आपकी बॉडी की है। यानी सिंपल इचिंग ड्रॉप या ड्राई इचिंग ड्रॉप या डीप इचिंग ड्रॉप, आपको सीधा वहां से मतलब अपना ट्रीटमेंट शुरू करना है दोस्तों। जब क्लासिकल साइन आप देखोगे, भाई डॉक्टर है, आप साइन देखोगे, पेशेंट सिम्टम बताएगा, ठीक है, तो साइन और सिम्टम जो क्लोजली आप ऑब्जर्व करोगे तो याद रखना दोस्तों, बॉडी में छोटे छोटे रेड सोर्स होते हैं जो क्विकली रप्चर हो जाता है, आसानी के साथ बना, रप्चर हुआ, जहां लगा वहां हो गया, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, लगातार जूस आउट होता है, लगातार पानी बाहर निकलता रहता है, कुछ दिनों में उसके बाद एक येलोइश ब्राउन क्रस्ट उसके ऊपर डेवलप शुरू हो जाता है। ये सोर यूजुअली नोज और माउथ के अराउंड सबसे ज्यादा होता है, नोज के आसपास और माउथ के आसपास सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है दोस्तों। यूजुअली जब फिंगर, क्लॉथिंग और टॉवेल्स के द्वारा जब आप रगड़ करते हो, खुजली आती है, उसको हाथ लगाते हो, उसी के द्वारा आपको बॉडी के दूसरे पार्ट पे स्प्रेड करते हुए नजर आता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दोस्तों। इसीलिए पेशेंट को जब आएगा, इचिंग आएगा, और इचिंग के द्वारा सॉरनेस जनरली माइल्ड होता है, हल्का हल्का मीठी मीठी खुजली आती रहती है दोस्तों, और इसीलिए ये लेस कॉमन फॉर्म होता है, याद रखना दोस्तों, जिसे हम बुलस इम्पेटिगो कहते हैं। याद रखना, बुलस इम्पेटिगो कहते हैं, बहुत ही रेयर फॉर्म होता है, इसमें लॉन्गर ब्लिस्टर का फीचर डेवलप होता है, लंबे समय तक बड़े बड़े फीचर्स वहां पर जो आपका ब्लिस्टर्स होते हैं वो वहां पर उत्पन्न होते हैं। और यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट सबसे ज्यादा दोस्तों वहां पर डेवलप होता है, जिनको ट्रंक पर होता है, पेट के लेवल पर होता है, और ये बहुत सीवियर इचिंग करता है, क्योंकि कपड़े लगेंगे, इरिटेट करेगा, बहुत तेजी के साथ में मीठी मीठी खुजली उसको आती रहेगी दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट का सबसे सीरियस फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। जो फॉर्म सबसे सीरियस होता है उसको हम बोलते हैं इक्थीमा। याद रखना दोस्तों, चमड़ी के लेवल पर इक्थीमा, जो स्किन में बहुत ही ज्यादा डीप में पेनिट्रेट कर जाता है, ये इन्हीं के फॉर्म में दोस्तों।
इसी इम्पेटिगो के फॉर्म बता रहा हूँ, इक्थीमा, जो बहुत ही ज्यादा डीप में सेकंड और थर्ड लेयर में पहुंच जाता है, इसीलिए प्रोटोकॉल S2N1Y सिलेक्ट किया गया है। याद रख लेना दोस्तों, ये इसीलिए आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिंगल मेडिसिन के रूप में प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। इसी के कारण आप देखो पेनफुल, फ्लूड या पस फिल्ड सोर्स जो कि डीप अल्सर में टर्न हो जाते हैं। याद रखना, जो कि डीप अल्सर में टर्न हो जाते हैं, वहां पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है और बहुत सीवियर इरिटेशन के रूप में आपके सामने आती है, बशर्ते प्रोटोकॉल तय आपको करना है। और प्रोटोकॉल तय होता है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड विद पैथोलॉजी, कि क्या चेंजेस हुआ और चेंजेस हुआ है हमें क्या यूज करना है। जब आप किसी भी पैथोलॉजी में अगर दोगे, हाई पोटेंसी का याद रखना दोस्तों, हाई पोटेंसी 1000 को रिपीट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 डोज बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा आपको पैथोलॉजी में कभी यूज नहीं करना। लेकिन एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को सीख करने के लिए 200 डायरेक्शन से रिवर्स आना है आपको, पहले 200 100 आपका 30 10 इस प्रकार से रिवर्स करना है अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्टेशन, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ पेशेंट। पेशेंट को कितना डेवलपमेंट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल चेंज कीजिएगा दोस्तों। जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हो तो याद रखना दोस्तों, कभी भी डायग्नोसिस स्किन लीजन के अपीयरेंस के ऊपर प्राइमरी बेस्ड होता है, ठीक है। स्किन या म्यूकस लीजन का कल्चर करवाइए जब बड़ी बड़ी जगह पर होता है दोस्तों, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है। लेकिन क्या ईएच के लिए जरूरी है? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए याद रखना, जब आपको इम्पेटिगो नजर आता है तो इम्पेटिगो को देखना चाहिए आपको क्यों हो रहा, क्या उस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में कई को वर्म्स मिलेगा, कई को ऐसे एरिया में पेशेंट मिलेगा जो ह्यूमिड एरिया में रहता है, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस रहता है दोस्तों। जितना भी वहां पर आपको प्री एग्जिस्टेंस डिसीज नजर आएगी, यानी पहले भी उसको रिकरेंटली इस प्रकार के हो चुके होगी, या वो व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहां ओवर क्राउडिंग एरिया होता है, ठीक है। किसी भी एज में हो सकता है, इसलिए कोई वाउंड नहीं, लेकिन फाउंडेशन ये होता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड एरिया में रहता है दोस्तों, उसको नॉन बुलस इम्पेटिगो सबसे ज्यादा देखा जाता है। जब आप देखते हो किसी भी लेवल पर बाइट कर रहा है, एब्रेशन कर रहा है, कट्स कर रहा है, स्किन डिसीज हो रही, तो वेरिसेला जो हर्पी जोस्टर होता है ना, वो बहुत ज्यादा कॉमन उसके साथ में वीक लेवल पर जब होता है, यानी आपको इम्यूनिटी लो करने के लिए कोई वायरल इन्फेक्शन होती है और उसके कारण इम्यूनिटी लो होती है, इम्पेटिगो उसके साथ डेवलप होता है। मैंने कहा था वायरल इन्फेक्शन सबसे पहले बॉडी में प्रवेश करके आपकी बॉडी को इम्यूनिटी को लो करता है, बैक्टीरिया साथ में जो गुड और बैड बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में मौजूद है, या आप डेली टेबल प्रैक्टिस में देखते हैं कि डेली आप कई काम ऐसे करते हैं जिसमें वो बैक्टीरिया वायरस मौजूद होता है, वो वहां पर सबसाइड कर जाता है अंदर, और वो डेफिनेटली आपको बैक्टीरियल टॉक्सिन डेवलप करता है जो स्किन को अफेक्ट करता है, स्किन से इंटैक्ट हो जाता है और इंटैक्ट होकर वहां पर डेवलप करता है दोस्तों। इसीलिए जब एपिडर्मिस में रहेगा, आप देखो स्लॉग ऑफ होगा, छोटी छोटी चमड़ी निकलना शुरू होगी, लार्ज एरिया ऑफ स्किन का लॉस होगा, आप देखेंगे वहां पर बड़ा एरिया स्किन का पूरा निकल जाएगा, स्कारिंग के माध्यम से वो स्किन का लॉस होता है दोस्तों। इसीलिए एक्थीमा डेवलप होता है, यानी डीप अल्सरेटेड इन्फेक्शन जब इम्पेटिगो डेवलप होगा और सीरियस फॉर्म होगा बहुत गहराई से, यानी डर्मिस के लेवल से वाउंड बन के बाहर आएगा, और इसीलिए डब आपका डीप अल्सरेटेड इन्फेक्शन कहा जाता है। और प्राय दोस्तों लिम्फेडिनाइटिस यानी लिम्फेटिक चैनल इन्वॉल्व हो जाते हैं स्क्रैचिंग करने के दौरान, थर्मल बर्न्स के दौरान, इंसेक्ट बाइट के दौरान, वेरिसेला के दौरान, हर्पीस आपकी वायरल इन्फेक्शन के दौरान, ट्रॉमा के दौरान, स्कैबिस के दौरान या पेडिकुलोसिस के दौरान बहुत कॉमन रूप से इम्पेटिगो एसोसिएटेड कंडीशन के रूप में आपके सामने आता है। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम कंडीशन में देखा गया है कि इनके रिकरेंसी अल्टरनेट इम्पेटिगो होता हुआ देखा गया, यानी वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये डेवलप हो रहा है। इसलिए आपका डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए, और अगर डीप लेयर में है तो S2N1Y नेगेटिव, याद रखना S2N1Y नेगेटिव। अब नेगेटिव कितना जाते हो आप पूरी बॉडी में, 10th डायल्यूशन से शुरू करो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ 10th 5th 3rd 2nd 1st ग्लोबल्स खत्म, S3N1G अल्टरनेट C3Y नेगेटिव, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों, इतना इफेक्टिव काम करता है। यदि कारण क्या है, यदि खुजली के लेवल पर आ रहा है, डीप में लेवल पर आ रहा है, तो आपको ये देना ही देना है। खुजली आ रही कि नहीं, मैंने आपको एक याद होगा, आपको स्टार्टिंग के दौर में मैंने आपको बताया था ड्राई इचिंग, सिंपल इचिंग, ठीक है, डीप इचिंग, बहुत अच्छे मैंने प्रोटोकॉल बताए थे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रोटोकॉल और आज मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं एक सूचना आपको दे दूं, मैंने एक नया ग्रुप शुरू किया है ना,
नया ग्रुप इसलिए शुरू किया है कि मैं अलग अलग ग्रुप में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको नहीं बता सकता। मैं चाहता हूं हमारे जितने ग्रुप चल रहे हैं, सारे ग्रुप जो निकल चुके हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ठीक है, और सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये मेरे पिताजी की सोच है, मेरी माताजी की सोच है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। एक प्लेटफॉर्म पर रोज हम जो भी प्रोटोकॉल डिस्कस करें, एक ही प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें कि ये प्रोटोकॉल है, ये बेस है, आप इसको प्रूव कीजिए। और उसी ग्रुप में टेलीग्राम पे मैंने बना दिया है, आप लोगों के ग्रुप में डल चुका है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। मैं डेली एक प्रोटोकॉल वहां पर शेयर करूंगा, अलग अलग नहीं कर सकता दोस्तों, मैं परेशान हो गया हूँ, ये कहता वो कहता नहीं करूंगा। वहां पर आप डिस्कस कीजिएगा, वहां पर सारी चीज, और मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तुरंत आपको उस डिस्कशन का जवाब भी दूंगा दोस्तों। वो एक जगह रहेगा, और एक जगह रहेगा तो आपकी वो पूरी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे बालक भव्य ने वो डाल दिया है आप लोगों को। तो यहाँ याद रखिएगा, S3N1G आपको पता है S3 कहाँ काम कर रहा है, डीपर लेयर पर, और C3Y वहां के स्ट्रक्चर के लेवल पर काम कर रहा है। यानी ईचिंग अगर डीप से शुरू होती है, वाउंड डीप से शुरू होता है, आपको पता है ब्लड वेसल्स वही है ना, लिम्फेटिक चैनल वही है, सारी चीज वही है। यहाँ पर S3N1G C3Y नेगेटिव में वहां पर आपको उपयोग करना है। यहाँ पर S3 या S2 A2 F2 वर्टो को D4 में एक्सटर्नल यूज करना है। मैं स्कीम के 3 आपको बताने वाला हूं इस ग्रुप में। वो 3 ऐसे आपके लूशन है जो आप बना के रखिएगा, तीनों कैटेगरी में, सुपरफिशियल, डीप में और कॉमन, जैसे ल्यूकोडर्मा का केसेस होता है ना। ऐसे 3 कॉमन आपको मैं बेस बनाना बता रहा हूं। उन बेस बनाकर आप बहुत ही ब्रिलियंटली किसी भी प्रकार के स्किन के सुपरफिशियल, डीप में और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ऑटोइम्यूनिटी के लेवल पर, जैसे ल्यूपस एरिथेमेटस होता है, ल्यूकोडर्मा होता है, इनके सब का मैंने एक कॉमन बनाया है। वो लगभग 99% काम कर रहा है। अब आप सोच लीजिएगा, आप यूज कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा। तो ये एक्सटर्नल यूज करना है, लेकिन याद रखिएगा ये केसेस एकाएक कंट्रोल नहीं होता। इसमें स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करना है। कैसे करोगे? यहां से करोगे। C5, S3, L2, WER1, B200। कई लोग बोलते हैं सर आपने L1 A2 तो यूज नहीं किया। यहाँ पर आप C5, S3, L2, WER1, B को देखेंगे 200 डायल्यूशन में, और जब रिजल्ट लेंगे तब आपको पता लग जाएगा ये वायरस की ग्रोथ को भी रिड्यूस कर रहा है, ब्लड की ग्रोथ, ब्लड में बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रिड्यूस कर रहा है। और इसीलिए C5, S3, L2, WER1, B200 एक कंप्लीट सोर्स हो गया जो पर्टिकुलरली इम्पेडिको के लेवल पर काम कर रहा है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। मेरे पास ज्यादा केसेस नहीं आए, लेकिन जितने भी केसेस आए इम्पेडिको के, लगभग 15 दिन से 20 दिन में 90% तक रिजल्ट मिला है दोस्तों। अब आप सोच लो, पेशेंट 1.5-2 महीने बाद आता है और बोलता है सब खत्म हो गया। तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट रिजल्ट आपको मॉडर्न साइंस में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग उसको पेलिएट कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, और हम पेलिएट सप्रेस नहीं करते, क्यूर करते हैं। याद रखना, क्योंकि हम ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करके हम लोग उसको इम्पेडिको के लेवल पर क्यूर कर चुके होते हैं दोस्तों। कि हमारा टेबल प्रैक्टिस का महत्व है जो आप उनमें देख रहे हैं दोस्तों। ये था आज का हमारा इम्पेडिको का चैनल दोस्तों। नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर की, और आज का मेन टॉपिक रीजनरेशन और डिजनरेशन क्या होता है। यानी ये चैप्टर आपको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। यानी आप में से बहुत लोगों की जिज्ञासाएं हैं जो उस दिन पूछ रहे थे कि नर्व डैमेज होगा तो क्या होगा, आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा दोस्तों। याद रखिएगा, पहला हमने देखा था नर्व की जो स्पेशल एफिनिटी होती वो थी एक्साइटेबिलिटी, कि नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। लेकिन याद रखना, कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर कंडक्टिविटी नहीं होगी, कंडक्शन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कोई मतलब नहीं है। इम्पल्स का जनरेट कराना एक्साइटेबिलिटी होती है, लेकिन एक नर्व से दूसरे नर्व पर लेकर जाना कंडक्टिविटी कहलाता है दोस्तों। कंडक्टिविटी नर्व फाइबर की वो एबिलिटी होती है दोस्तों जो स्टिमुलेशन के एरिया से, मतलब एक्साइटेबिलिटी के एरिया से, वहां से अन्य एरिया में जो नर्व फाइबर मौजूद है वहां पर टर्मिनेट करने का काम करना। यानी यहां से उठाकर इम्पल्स को दूसरी जगह जाकर जहां पर टर्मिनेट हो रहा है, जहां समाप्त हो रहा है, वहां के नर्व पर मैसेज के इम्पल्स उसको डालना, ये कंडक्टिविटी कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा, जब भी सामान्यतः बॉडी में एक्शन पोटेंशियल केवल एक डायरेक्शन में, याद रख लेना, केवल, ये बहुत बड़ा रूल है नर्व फाइबर का,
या तो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ब्रेन में जाएगा या ब्रेन से आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। अर्थात कोई भी एक्शन पोटेंशियल आपकी बॉडी में, यानी कोई भी इंपल्स आपकी बॉडी में जब जनरेट होगी तो पर्टिकुलरली वन वे डायरेक्शन के माध्यम से ट्रांसमिट होती है। याद रख लेना, यही आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी होता है। ठीक है, नर्व फाइबर के माध्यम से केवल वन वे डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है। कई लोग मुझे कई चीजों में बता रहे थे, तो मैंने जब उनसे पूछा तो कंफ्यूज हो गए, बोले नहीं सर दोनों डायरेक्शन होती है। मैंने कहा भाई फिर से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया है कोर्स, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई गलती हमारे से हुई है। क्योंकि देखो, पढ़ने वाला एक बार में पढ़कर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है और जब प्रैक्टिस में बैठता है तो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो हुनर है वो निकल कर सामने आता है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपका रिजल्ट भी कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखना दोस्तों, जो एक्शन पोटेंशियल का जो कंडक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, ये याद रखिए, यही आपको S5 S3 C3 S5 इस प्रोटोकॉल के लेवल पर मास्टर बनाएगा। यानी आपको याद रखना है कि यहाँ सेंसेशन होगा या मोटर सिस्टम होगा। ठीक है, याद रखना, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है ऊपर जाना, यानी एक्शन पोटेंशियल को बढ़ना। जब आप सिग्नल देखोगे, यहाँ से शुरू हुई इंपल्स, ये डीपोलराइजेशन हुआ, ये कुछ समय का स्टे हुआ और फिर यहाँ पर दोस्तों रिपोलराइजेशन हुआ, फिर ये डीपोलराइजेशन हुआ। तो जो एक्शन शुरुआत हो रही है वो डीपोलराइजेशन कहलाता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, हार्ट में भी ये चीज समझ में आएगी। तो डीपोलराइजेशन नर्व फाइबर में स्टिमुलेशन के साइड में पहले उत्पन्न होता है दोस्तों। जो साइड है उस साइड में स्टिमुलेशन हो रहा है, उस साइड में स्टिमुलेशन के माध्यम से उत्पन्न होता है। इसी के कारण दोस्तों नेबरिंग एरियाज में, जो भी पड़ोसी एरिया होता है, नेबरिंग एरिया में डीपोलराइजेशन कॉज होता है दोस्तों। और इसी के कारण जहां से नर्व इंपल्स स्टार्ट हो रही है वहां डीपोलराइजेशन हो रहा है, ऊपर गया और फिर पास के एरिया में जाकर दोस्तों याद रखना, इसी के कारण डीपोलराइजेशन में नर्व फाइबर में ट्रेवल करने का गुण होता है। यानी पूरे नर्व फाइबर में इंपल्स ट्रेवल करता है और डीपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन होता है। ये डीपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद रिपोलराइजेशन हुआ। ठीक है, याद रखना, वापिस आएगा रिपोलराइजेशन होगा, फिर डीपोलराइजेशन। आप देखते हो ना टीवी में, इस प्रकार से आपको जो इंपल्सेस को वहां पर ट्रांसमिट करते हुए बताया जाता है। वो बहुत, हर चीज से सीखो। आप टेलीविजन में देख रहे हो तो वो भी सीखो कि एक इंपल्स शुरू हुई, ऐसी बिल्कुल पैरेलल शुरू हुई और उसके बाद एक ऊपर गई, ऊपर गई मतलब डीपोलराइजेशन हो रहा है, नीचे गई मतलब रिपोलराइजेशन हो रहा है, फिर ऊपर गई मतलब डीपोलराइजेशन हो रहा है, नीचे गई मतलब रिपोलराइजेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, डीपोलराइजेशन के बाद ही रिपोलराइजेशन होता है। इसीलिए जब भी आपको नर्व इंपल्सेस देखने को मिलेगा, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। क्योंकि आप जब डिजनरेशन रीजनरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या सीखने को मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कि आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है। याद रखिएगा, कंडक्शन थ्रू माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। याद रखना, साल्टेटरी कंडक्शन, यानी जब आपका माइलिनेटेड नर्व फाइबर के माध्यम से, जब वहां पर माइलिन शीथ का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको यही समझ में आ रहा है, ये माइलिन शीथ, माइलिन शीथ का इंपॉर्टेंस क्या है, यही इंपॉर्टेंस है दोस्तों, कि साल्टेटिक कंडक्शन नर्व इंपल्सेस के कंडक्शन का वो रूप है जिसमें इंपल्सेस एक नोड से दूसरे नोड में जंप करती है। ये क्या है, नोड्स है ना, एक नोड से आया, यहाँ जंप करी, यहाँ जंप करी, यहाँ जंप करी, यहाँ जंप करी, यानी एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जंप करने का जो काम होता है दोस्तों, वो आप अगर किसी नाली में से कूदते हो तो क्या करते हो, ये आए दौड़ते हुए, ये ऊपर गए और ये आपने जंप करा। ठीक है, ये डीपोलराइजेशन करा, फिर रिपोलराइजेशन करा। सेम कंडीशन होती, केवल समझने की जरूरत होती है दोस्तों, बाकी कोई महत्व नहीं होता। तो जो साल्टेटरी कंडक्शन होगा नार्वा, नॉर्मल लेवल पर, वो नर्व इंपल्सेस का वो कंडक्शन होता है दोस्तों जिसमें एक इंपल्सेस एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जंप करके आती है। इसका क्या महत्व है, इस साल्टेटरी कंडक्शन का सिग्निफिकेंट क्या है, और आपके लिए और मेरे लिए क्यों जरूरी है, एक मॉडर्न साइंस के लिए जरूरी क्यों है, एक व्यक्ति के मूवमेंट करने के लिए जरूरी क्यों है। मैं बोल रहा हूं, ये लैपटॉप उसको कैच कर रहा है, इंटरनेट के माध्यम से आपके पास आ रहा है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, इधर मैंने बोला और वैसे आपको थोड़ी सुनाई दे जाएगा, कुछ सेकंड लगेगा आपको। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, वो उस समय में इंपल्स जनरेट होकर आपको कंडक्ट हो रही है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यही कारण है साल्टेटरी कंडक्शन इंपल्सेस के
फास्टर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी आपकी बॉडी में यदि साल्टेटरी कंडक्शन का ब्लॉकेज है, आपको कभी भी फास्टर कंडक्शन नहीं मिलेगा। आप कहते हो ना यार मुझे बहुत वीकनेस लग रही है यार, मैं बहुत धीरे वर्क कर पा रहा हूँ, पहले तो नहीं कर पाता था, पहले तो बहुत अच्छे से काम करता था। यानी आप बोल रहे हो तो उसमें भी आपको झलक रहा है कि नहीं यार ये बहुत वीक बोल रहा है। आप क्या समझोगे, आप ये समझना कि इसको नर्वस कंडक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपको F1 ऐड करना है। दैट इज द प्राइमरी साइन टू सिलेक्ट F1। याद रखना दोस्तों, माइलिनेटेड नर्व फाइबर के माध्यम से होने वाले इंपल्सेस का कंडक्शन नॉन माइलिनेटेड फाइबर के माध्यम से होने वाले कंडक्शन से 50 गुना फास्टर होता है। पॉइंट को नोट कर लेना। यानी अगर मान लो कोई माइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीट के ऊपर नर्व का कंडक्शन हो रहा है, तो नोड्स के माध्यम से, नोड ऑफ रेनवीयर के माध्यम से बहुत आसानी से दोस्तों एक नोड से दूसरे नोड पे इंपल्सेस का कंडक्शन बहुत फास्ट होगा। लेकिन नॉन माइलिनेटेड में ऐसा नहीं होगा, बहुत स्लो कंडक्शन होगा। इसलिए माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होती है उसमें 50 गुना ज्यादा तेजी से नर्व का इंपल्सेस होता है, कंडक्शन होता है। अब याद रखना इस बात को। और यही कारण है जब किसी की माइलिन शीट नर्व फाइबर की डैमेज होती है, इसीलिए उनमें कंडक्शन बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, बहुत स्लो होता है, क्योंकि वो जब रीजनरेशन करेगा तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जैसा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में 50 गुना जो ज्यादा वहां पर माइलिन शीट पर नर्व का कंडक्शन हो रहा था, साल्टेटरी कंडक्शन हो रहा था, वो कंडक्शन यहाँ पर हमको बहुत स्लो मिलता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ऐसा क्यों होता है ये अगर समझेंगे, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल पूरे नर्व फाइबर के माध्यम से एक नोड ऑफ रेनवीयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवीयर के ऊपर जंप करके ही ट्रेवल करता है। यहाँ पर आपको जो ये कनेक्शन नजर आ रहा है इनके बीच में, ये जो कनेक्शन होता है दोस्तों, ये कहलाता है नोड ऑफ रेनवीयर। ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीयर। तो एक नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से नोड ऑफ रेनवीयर के ऊपर ही उनके कॉम्बिनेशन के माध्यम से, उन्हीं ब्लॉकेज के माध्यम से ही दोस्तों वहां पर नर्व इंपल्सेस जनरेट होती है। इसीलिए दोस्तों आपको विशेष तौर से याद रखना है, किसी भी माइलिन शीट का रीजनरेशन और डीजनरेशन के दौरान जब नोड ऑफ रेनवीयर का ही डैमेज हो जाएगा, माइलिन शीट का ही डैमेज हो जाएगा, तो क्या नर्व इंपल्सेस ट्रेवल करेगी? ऑफ कोर्स नो। ठीक है, इसीलिए याद रखना कि जब भी कभी नर्व डैमेज होती है तो आपको ये देखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ पैरालिसिस में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट एक ही तरफ जाता है कि नहीं, या तो मोटर नर्व प्रभावित है या सेंसरी नर्व प्रभावित है, दो में से एक कहते हैं। मैं उनको कहता हूँ सावधान हो जाओ, बॉडी से ब्रेन की तरफ या ब्रेन से बॉडी की तरफ आने वाले चैनल में कहीं अफेक्शन होता है तो डेफिनेटली आप मान के चलिएगा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन आपको ये क्लियर रखना है दिमाग में, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि यहां से जब क्रेनियल नर्व आई आपके स्पाइनल कॉर्ड पर आई, आपके स्पाइनल कॉर्ड पर आने के बाद स्पाइनल कॉर्ड से ही सेंसरी और मोटर दोनों सिस्टम यहाँ पर आपको नजर आएगा, जो बॉडी के लेवल पर जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लेवल पर। तो यहाँ पर दोनों चैनल आपको अफेक्टेड नजर आएंगे, यानी आपके बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से आपके बॉडी में जो मैसेजेस आ रहे हैं कहीं वहां तो नहीं प्रॉब्लम है। यानी सेंसर और मोटर दोनों में हो सकता है। अगर वहां से प्रॉब्लम है तो वहां से स्पाइनल कॉर्ड से आपके बॉडी की तरफ नहीं जा रही। मान लो एक आदमी ऊपर छत से गिरा, छत से गिरने के बाद स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो गया, आपका लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहा, अब आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? आप बोलोगे बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व आर अफेक्टेड, आपको पता चल गया। लेकिन मान लो ऐसा कोई कंडीशन नहीं हुआ, कोई डिसीज हुई और डिसीज के कारण डिजनरेटिव चेंजेस हुए और उसके कारण नर्व का अफेक्शन हो गया, नर्व पे प्रेशर आ गया, प्रेशर आकर ब्लॉकेज हो गया। ठीक है, अब पता चल रहा है कोई सा एक सेंसेशन हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है आपको बैक है, और उसके कारण आपके कोई पोर्शन काम नहीं कर रहे, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, तब वहां जाकर आपको देखना है कि ये सेंसरी फंक्शन है या मोटर फंक्शन है, कौन सा फंक्शन अफेक्टेड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा कि मैकेनिज्म ऑफ साल्टेटरी कंडक्शन क्या है। उस साल्टेटरी कंडक्शन जो एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर ट्रांसमिट कर रहा है, उन साल्टेटरी कंडक्शन में ब्लॉकेज कहां पर है, उसका मैकेनिज्म क्या है। अगर हम ये नहीं समझेंगे दोस्तों, आप कितना ही पैसा लगा दो यार, मजा नहीं आएगा ट्रीटमेंट में। ठीक है, अगर यहाँ पर आप समझ गए, यानी माइलिन शीट आयंस को परमेबल नहीं करती है। पहला गुण बता रहा हूं, माइलिन शीट किसी भी आयन को परमेबल नहीं करती है। इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सोडियम की एंट्री नर्व फाइबर में केवल नोड ऑफ रेनवीयर में ही उत्पन्न होती है। पॉइंट को नोट कर लेना,
पूरे नर्व फाइबर में किसी भी आयंस की एंट्री परमेबल नहीं होती है, केवल और केवल इसीलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से जो सोडियम की एंट्री, जितने भी चैनल्स होते हैं, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम चैनल सब हम पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है, इनकी एंट्री केवल नर्व फाइबर में होती है और केवल नोड ऑफ रेनवियर से उत्पन्न होती है दोस्तों, केवल नोड ऑफ रेनवियर, ये जो नोड ऑफ रेनवियर नजर आ रहा है, इस नोड ऑफ रेनवियर से ही उत्पन्न होती है। इसलिए जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होगी, उसी माइलिन शीथ के एब्सेंट वाली जगह से सोडियम वहां पर एंट्री करता है दोस्तों, और ये नोड में डीपोलराइजेशन को कॉज करता है। यानी नोड में जब सोडियम गया तो ये डीपोलराइजेशन कॉज होगा दोस्तों, याद रख लेना। सोडियम आया कि डीपोलराइजेशन, नर्व ऊपर गई और फिर डाउन होगी, याद रख लेना। इसीलिए दोस्तों माइलिन शीथ जहां एब्सेंट होगी वहां पर सोडियम प्रवेश करेगा और नोड में डीपोलराइजेशन को कॉज करेगा, और यही कारण है इंटर नोड में डीपोलराइजेशन नहीं करेगा दोस्तों, याद रखना। जो इंटर नोड होते हैं उन इंटर नोड में कभी भी डीपोलराइजेशन नहीं करते हैं, इसीलिए डीपोलराइजेशन सक्सेसिव नोड्स में होता है। यानी यहां से उत्पन्न हुआ, यहां गया और यहां पर एक नोड मिस हो गया, यहां पर आया। जितने भी सक्सेसिव नोड होते हैं इस प्रकार से होता है, यानी डीपोलराइजेशन ऊपर, उसके बाद एक नोड का ब्रेक हुआ, उसके बाद में, यानी वहां पर लगातार किसी भी लेवल पर सक्सेसिव नोड्स में डीपोलराइजेशन वहां पर डेवलप होता है। इसलिए याद रखना, एक्शन पोटेंशियल एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करता है, इसीलिए इसे हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं दोस्तों। एक नोड से दूसरे नोड पर जब जंप कर रहा है, इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, और इसी साल्टेटरी कंडक्शन के कारण सारी इंपल्सेस एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जंप करते हुए जाती है, ऐसे पैरेलल नहीं जाती है दोस्तों। इसको विशेष तौर से याद रखिएगा, ये मैकेनिज्म होता है साल्टेटरी कंडक्शन का, जिसके कारण नोड ऑफ रेनवियर के लेवल पर दोस्तों पूर्ण रूप से वहां पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो उद्देश्य होता है आपको समझने का कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है। यानी रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें नर्व किसी स्टिमुलस से कोई रिस्पांस नहीं देती। याद रखना, जब यहाँ से नर्व इंपल्स ऊपर से आया तो रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होगा कि नर्व इंपल्स आया, रिपोलराइजेशन हुआ, एक कुछ सेकंड के लिए रुका और उस सेकंड के बाद फिर शुरू हुआ। तो ये जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो पीरियड होता है जिसमें नर्व किसी स्टिमुलस से कोई रिस्पांस नहीं देता, यानी कुछ समय के लिए वहां पर उसको भी रिलैक्स की जरूरत होती है। वो रिलैक्स करता है और रिलैक्स करने के बाद में फिर वो वहां पर और स्ट्रांग होकर जंप करने का काम करता है दोस्तों। उसको हम बोलते हैं रिलैक्स पीरियड या रिफ्रैक्टरी पीरियड। दोस्तों याद रखना, रिफ्रैक्टिव पीरियड बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। याद रखना दोस्तों, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो पीरियड होता है जिसके दौरान नर्व किसी भी रिस्पांस को शो ही नहीं करता है, ठीक है। यानी भले ही स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कितनी भी हो, यानी आप अगर आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, आप बस केवल सुनने के लिए बैठे हो यहाँ पर, ठीक है, तो आप 10 तरह की बातें कर रहे हो दूसरों से और यहाँ पर कान में लगाकर मेरा लेक्चर सुन रहे हो, लेकिन आपको वहां पर कोई चीज समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड के लेवल पर हो, यानी वो पीरियड जिसके दौरान नर्व किसी भी प्रकार का रिस्पांस को शो ही नहीं कर रहा है। भले ही स्टिमुलस में कितना भी अच्छा आपको दे रहा हूँ, कितना भी बड़ा स्टिमुलस की स्ट्रेंथ दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। लेकिन दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, यानी ये वो पीरियड होता है जिसके दौरान नर्व फाइबर रिस्पांस को शो करने लग जाता है। यानी यदि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ एक हल्के से मैक्सिमम लेवल पर भी पहुंच जाती है तो वो रिस्पांस इंक्रीज हो जाता है। यानी कुछ लोग ऐसा है जो कहते हैं ना, 100 बच्चे स्कूल में बैठे हैं, उनमें से 10 या 15 बच्चे ऐसे होंगे एक बार में वहां पर उनको सारी चीज समझ में आ जाती है। 50-60 बच्चे ऐसे होंगे जो मिडिल लेवल पर समझ में आती है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए ये कहलाता है एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड, यानी जहां रिस्पांस नहीं हो रहा, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जहां पर आपको नर्व फाइबर रिस्पांस को शो करता है। यदि स्टिमुलेशन की स्ट्रेंथ एक मैक्सिमम लेवल पर भी पहुंच जाती है, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है और रिस्पांस को दिखा देता है। इसीलिए यहाँ पर दो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है सबमिशन, एक होता है एडॉप्टेशन। यानी आप सबमिशन तो कर रहे हो लेकिन वो अडॉप्ट कितना कर रही है, ये दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यानी एक सब मिनिमल स्टिमुलस जब आप अप्लाइड करते हो, ठीक है, तो ये नर्व फाइबर में कोई भी रिस्पांस पैदा नहीं कर पाता,
ठीक है, यानी एक बार आपने किसी को रिस्पांस दिया तो कोई भी वहां पर रिस्पांस आपको पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सबलिमिनल स्टिमुलस बहुत ही वीक होता है ना। यद्यपि आपने उसी स्टिमुलस को 2 या 3 बार वहां पर दोबारा अप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी 0.5 मिलीसेकंड के भीतर जब आपने वहां पर बार बार उसको वही स्टिमुलस का रिपीट किया, रिस्पांस प्रोड्यूस होने लग जाएगा। ये ऐसा इसलिए होता है कि दोनों स्टिमुलस के सबलिमिनल साथ में समझा जाता है, यानी वो एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, यानी ये 3 रिस्पॉन्सेज एक साथ जनरेट हो गए, तो वो बॉडी को ये लगता है नर्व के लेवल पर कि नहीं ये एक साथ है, तो वो उनकी कंडक्टिविटी जो होती है मैक्सिमम लेवल पर चली जाती है और पर्याप्त होता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों कि रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाता है। और इस फिनोमिना को हम सम्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये नर्व के लेवल पर होता है और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब कैंसर डेवलप होता है ना, जब कैंसर डेवलप होता है तो याद रखिए बॉडी को इसी प्रकार से छोटे छोटे पैमाने पर बार बार उस तरह का स्टिमुलेशन मिलता है, यानी आप बार बार जीआरडी से घसीट हो, बार बार एसिड आपको स्टमक में एसोफेगस में लग रहा है, आपको कैंसर डेवलप हो रहा है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का इरिटेशन होगा तो एक समय तक तो बॉडी उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी, लेकिन बार बार जब वहां पर रिकरेंट स्टिमुलेशन होता है दोस्तों, यही रिस्पॉन्स वहां पर फिनोमिना इस प्रकार का सम्मेशन कहलाता है। भले वहां पर पहली बार जो आपने इंपल्सेस दिया बहुत वीक था, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, उसके बाद लगातार आप वहां पर रिस्पांस देते गए, 2-3 बार आपने एक जैसा रिस्पांस दिया, बॉडी को लगा नहीं साहब ये कोई इंपल्सेस आ रहे हैं, यहाँ पर हमें सम्मेशन की जरूरत है, वो इंपल्स को जनरेट कर देता है। वही सम्मेशन वहां पर इस फिनोमेना के रूप में डेवलप होता है दोस्तों। तो जितनी भी डिसीजेस होगी आपके बॉडी में, जब तक उसको बार बार आप रिकरेंट स्टिमुलेट नहीं करोगे वो डिसीज जनरेट नहीं होगी। लेकिन आप अगर एक ही वातावरण में रह रहे हो, रोजाना 5 मिनट में खाना खा के क्लिनिक पे भाग रहे हो, खाना पचेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होगा ऑफकोर्स, क्योंकि खाना पचा नहीं, आपने अधपचा इंडाइजेस्टिव फूड खाया और वो लेकर चले गए। यही कारण है आपकी बॉडी में डिसीजेस बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रही है वर्तमान परिस्थिति में दोस्तों। इसका परिवर्तन अगर करेंगे तो हम इसीलिए कहते हैं डाइट रिस्ट्रिक्शन कराइए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एडॉप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी जब किसी नर्व को लगातार कई समय से स्टिमुलेशन मिल रहा है, आपकी बॉडी कैसे अडॉप्ट कर रही है कोई चीज को दोस्तों, यदि आप किसी नर्व फाइबर के लगातार कई समय से स्टिमुलेशन मिल रहा हो दोस्तों, तो नर्व फाइबर की एक्साइटेबिलिटी वहां पर अर्ली स्टेज से प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे रिस्पॉन्सेस वहां पर कम होना शुरू हो जाता है दोस्तों। लास्ट में देखोगे फाइबर कुछ रिस्पॉन्सेस शो ही नहीं करता है, ये इस फिनोमिना को एडॉप्टेशन या एकोमोडेशन कहते हैं दोस्तों। यानी वहां पर स्टिमुलेशन अगर मिल रहा है तो नर्व फाइबर की एक्साइटेबिलिटी वहां शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब धीरे धीरे रिस्पांस कम हो जाता है दोस्तों, तो आप देखो नर्व फाइबर वहां पर कोई भी रिस्पांस शो ही नहीं करेगा। इस फिनोमिना का हम एडॉप्टेशन या एकोमोडेशन कहते हैं, यानी रिवर्सल क्रियाएं शुरू हो जाती है। पृथ्वी गोल है इस प्रकार से, स्टिमुलेशन हो गया, इसका काम खत्म, यहां से एडॉप्टेशन खत्म, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं एडॉप्टेशन। लेकिन यहाँ पर एकोमोडेशन होता है, अर्थात ये हो गया घूम के फिर से यहाँ पर आया, फिर से ये एडॉप्टेशन वहां पर आएगा, फिर से घूम के यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से ये रिकरेंटली एडॉप्टेशन एकोमोडेशन के रूप में वहां पर लगातार होता रहता है। और इसीलिए दोस्तों एडॉप्टेशन के कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या होगा बॉडी का। यानी जब एक नर्व फाइबर लगातार कंटिन्यूस स्टिमुलेट होगा तो वो डीपोलराइजेशन लगातार होता रहता है। ठीक है, और डीपोलराइजेशन उसमें लगातार उत्पन्न होगा, लगातार डीपोलराइजेशन में सोडियम पंप का एक्टिवेशन होगा। और सोडियम पंप कहां से एक्टिवेट होगा? नोड ऑफ रेनवियर से सोडियम, क्योंकि माइलिन शीथ कभी भी आयंस को प्रवेश नहीं करने देती है, केवल नोड ऑफ रेनवियर से सोडियम आयन प्रवेश करता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लगातार सोडियम पंप का इनएक्टिव वहां पर जब कंडीशन होती है, लगातार डीपोलराइजेशन होगा तो सोडियम पंप जो होता है इनएक्टिव कंडीशन में चला जाएगा। और इसीलिए जब सोडियम पंप का डीपोलराइजेशन हुआ, काम खत्म हो गया, उसके बाद में सोडियम पंप इनएक्टिव हुआ, तब यहाँ पर पोटेशियम पंप, पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होगा। जब पोटेशियम आयन अंदर आएगा तो सोडियम आयन बाहर चला जाएगा और इसीलिए दोस्तों वहां पर पोटेशियम आयन के इनफ्लक्स को इंक्रीज कर देगा। इसीलिए वहां पर दोस्तों ये प्रोसेस सोडियम के अंदर आने और सोडियम के बाहर जाने, पोटेशियम आयन के अंदर आने और पोटेशियम आयन के बाहर जाने में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी बेसिक
एबिलिटी में आपको बताऊंगा जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बताऊंगा, वहां पर बहुत क्लियर इंडिकेशन है, बहुत सिंपल वे में आपको बताया जाता है कि हार्ट के अंदर जो कैल्शियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, आपको क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो पूरी बॉडी में अडॉप्टेबल होता है, पूरी बॉडी में उसी प्रकार का होता है दोस्तों। क्योंकि आपका पूरा हार्ट किससे चलता है, कंडक्टिंग सिस्टम के माध्यम से चलता है, यानी एसए नोड, एवी नोड। इसलिए कह रहा हूं ये बेटर अडॉप्टेबिलिटी वहां पर होती है, आपको नर्वस सिस्टम का पूरा एडॉप्टेबिलिटी वहां पर देखने को मिलता है कि हार्ट कैसे नॉर्मल कंडीशन में काम करता रहता है। सारी विजिबिलिटी आपको क्लियर कट वहां पर इंडिकेट करते हुए बताऊंगा दोस्तों। दूसरी बात, यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर होता है कंडक्टिविटी, हमने देखा, ठीक है, वहां पर हमने समेशन एडॉप्टेशन देखा। आज हम बताएंगे दोस्तों इनफैटिगेबिलिटी, यानी आपके नर्वस सिस्टम थकता क्यों नहीं है भाई, ठीक है। नर्व फाइबर कभी फटीग नहीं होता, नर्व फाइबर का एक गुण है दोस्तों कि वो कभी भी फटीग नहीं होता, ये प्राय लंबे समय तक कंटिन्यूस स्टिमुलेटेड होते रहते हैं और थकते नहीं है दोस्तों। क्यों, ऐसा क्या है इसमें, इसका कारण है नर्व फाइबर एक समय में एक्शन पोटेंशियल को ही कंडक्ट करते हैं, एक बार में एक ही एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं, रिपीटेड एक ही लेवल पर कई कंडक्शन को, इंपल्सेस को रिपीटेड नहीं करते हैं, ठीक है। ये पूर्ण रूप से इस समय में रिफ्रैक्टिव होता है, ठीक है, यानी आया डिपोलराइजेशन, उसके बाद रिपोलराइजेशन, उसके बाद कुछ समय के लिए रुका, उसके बाद फिर डिपोलराइजेशन, फिर आपका रिपोलराइजेशन, यानी कुछ समय के पूर्ण में ये रिफ्रैक्टिव होता है और दूसरे एक्शन पोटेंशियल इसमें कंडक्ट नहीं होता है। जब तक इसका एक्शन पोटेंशियल जहां तक जाना है, जिस जगह पर जाना है वहां पर पहुंच नहीं जाएगा, जब तक किसी भी प्रकार का दूसरा एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट नहीं होता। जब वो पहुंच गया उसके बाद में तुरंत दूसरा एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होता है, ये स्पेशली कहलाता है ऑल एंड नन लॉ, ठीक है, ऑल और नन लॉ। याद रखना, ऑल और नन लॉ केवल एक वर्ड में समझाऊंगा दोस्तों, ऑल और नन लॉ ये कहता है कि नर्व जब किसी स्टिमुलस के द्वारा स्टिमुलेट होता है तो वो मैक्सिमम रिस्पांस देता है या फिर किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं देता है, ये ऑल और नन लॉ कहलाता है। यानी आपका एक बार स्टिमुलस डेवलप हो गया नर्व पे, जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आपको किसी भी प्रकार का दूसरा वहां पर रिस्पांस नहीं देगा, ठीक है। यदि एक बार स्टिमुलेट हो गया तो पहले स्टिमुलेट कंप्लीट करेगा, उसके बाद दूसरे रिस्पांस को जनरेट करेगा। इसीलिए ऑल और नन लॉ ये कहता है कि एक नर्व जब भी किसी स्टिमुलेट के द्वारा स्टिमुलेट होता है तो मैक्सिमम रिस्पांस देता है, और मैक्सिमम रिस्पांस देता है इसीलिए, या फिर किसी भी प्रकार का रिस्पांस ही नहीं देगा, ये फैक्ट है, और इसी पे पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है। याद रख लेना, जब आपको रिस्पांस नहीं देता लगातार तो आप क्या बोलते हो, भाई पैरालिसिस हो गया। क्यों, क्योंकि ऑल और नन लॉ कहता है यदि मैक्सिमम रिस्पांस देता तो लगातार देगा, या फिर किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं देगा जब नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। याद रख लेना इस बात को, और यही कारण है यहाँ पर सबसे बेटर इंपैक्ट आपको नजर आएगा डीजनरेशन और रीजनरेशन, ठीक है। अब डीजनरेशन और रीजनरेशन की बात होती है, हमने पूरा गुण सीख लिया, मैंने शॉर्ट में नर्वस सिस्टम के पूरे जो इलेक्ट्रोमायोपैथी जितना समझना चाहिए मैंने पूरा बता दिया आपको दोस्तों। और ये नर्व कंडक्शन के लेवल पर जब आपको समझ में आएगा तब जब डीजनरेशन और रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर को आप समझेंगे दोस्तों, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, क्लियर कट समझना है इसको। कल और आज में 2 दिन में समझाऊंगा, अगर समझ में आ गया तो आप गारंटी से नर्वस सिस्टम पे काम कर पाएंगे, आपको पूरी चीज समझ में आएगी। कुछ इसमें कंपैरिजन है, कुछ कंफ्यूजन्स है, ठीक है, वो कंफ्यूजन एज में नहीं होना चाहिए। एज में हाँ या ना 2 चीजें होती है दोस्तों, क्या आप ठीक कर पाओगे, क्या आप ठीक नहीं कर पाओगे, क्लियर कट इंडिकेशन है, समझिएगा दोस्तों। जब कोई नर्व फाइबर, आपने देखा डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन पूरा समझा, जब कोई नर्व फाइबर किसी कारण से इंजूर्ड होता है, अब इंजूर्ड होगा तो भाई सेल और टिश्यू इंजूर्ड होते हैं तो इन्फ्लामेशन में हमने देखा बहुत सारे चेंजेस डेवलप होते हैं, ठीक है। यहां भी नर्व फाइबर नर्व सेल बॉडी में सभी चेंजेस को टुगेदर डिजेनरेटिव चेंजेस के नाम से जाना जाता है। पॉइंट को नोट करना, प्रोटोकॉल सिलेक्शन बता रहा हूं आपको। जब कोई नर्व फाइबर इंजूर होता है डिफरेंट प्रकार के चेंजेस उत्पन्न होंगे, पता है आपको, ठीक है। सेल टिश्यू में जैसा होता है यहाँ भी होगा, ये भी एक सेल है, ठीक है। यानी नर्व फाइबर या नर्वस टिश्यू में भी डैमेज हो रहा है। नर्व फाइबर और नर्व सेल बॉडी, ये नर्व फाइबर है, ये नर्व सेल बॉडी है,
ठीक है, नर्व सेल फाइबर और नर्व सेल बॉडी में दोनों में भी सभी प्रकार के चेंजेस जब डेवलप होंगे वो डीजनरेटिव चेंजेस होंगे। प्रोटोकॉल क्या आ गया समझ में? D7, D8, D9, इसलिए आपको बता रहा हूं, सीधे आप C5000 और G को दे दो, नर्व का डिजनरेशन को रिजनरेशन करा सकते हो। याद रखना इस बात को, कई जगह मैं आपको बता चुका हूं। C5 नेगेटिव प्लस G ये एकमात्र मेडिसिन होती है जो नर्व के डिजनरेशन को रिजनरेट करा सकती है दोस्तों। इसलिए याद रखना, जब इंजुरी के कॉजेस पे जाओगे तो नए फाइबर की जितनी भी इंजुरी होती है दोस्तों, कई कारणों से इंजुरी होती है। ठीक है, कई कारणों से होती है। आप लोग कई लोग ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कैसे होती है? अगर आपको ये 4 चीज समझ में आ गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी व्यक्ति को क्योर करना आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। जैसे हमारे राकेश भारद्वाज सर कर रहे हैं, जैसे हमारी मलिका मैम कर रही है, मैं RK सिंह सर कर रहे हैं, ठीक है, और भी कई डॉक्टर्स हैं, आपके गौरव सर है, यस सर है, ये कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। जब भी नर्व की इंजुरी होगी कई कारणों से होगी, कोई जरूरी नहीं नर्व पे चोट लगे तो ही होगी। यदि किसी ऑर्गन में नर्व है, नर्व अपना नॉर्मल फंक्शन कर रही है, लेकिन ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस ऑर्गन में ब्लड फ्लो जा नहीं रहा, इस्चीमिया ऑफ फीमर, एवास्कुलर नेक्रोसिस, याद रख लेना, ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्या होगा? क्या ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन होने से न्यूट्रिशन वहां पहुंचेगा? क्या टिश्यू फ्लूइड में एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। यही कारण है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो नर्व के लेवल पर जितने भी इम्पल्सेस के लिए जितनी जरूरी चीजें होती है वो नहीं पहुंचा पाएंगे। उस ऑर्गन के डेवलपमेंट को आप वहां पर प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। जब ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ये पहला कारण होता है नर्व इंजरी का। याद रखना, तो आपको करना क्या है? आपको उस ऑर्गन में देखना है कि मुझे यहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ाना है। याद रखना, जब आप पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते हो तो क्या प्रोटोकॉल तय करते हो? S5 के साथ A1 क्यों जोड़ते हो? मसल्स और नर्व की तरफ भेजना है। आपने S5A1 जोड़ा तो आपने मसल्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया, बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन क्या आपने नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया? बिल्कुल नहीं। आपको क्या ऐड करना है? आपको F1 ऐड करना है। जब S5A1 F1 ऐड कर दिया, आपने पूर्ण रूप से नर्वस सिस्टम की तरफ आपने पूरे सर्कुलेशन को दौड़ा दिया, लेकिन क्या आपने नर्व को स्टिमुलेट करने वाली कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी ऐड किया? 2 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ सबसे ज्यादा काम करेगी, WE और RE। ठीक है, इसीलिए मैं WE RE दोनों को ऐड करता हूं। आप देख लो, आपको न्यूरो बूस्टर का फार्मूला है, वो प्रूफ करता है इस चीज को कि आपने W को स्ट्रांग दे दो, RE को नेगेटिव कर दो, यानी RE को डीप पे पहुंचा दो, बहुत नर्वाइन कर दो, और वहां पर W को आप वहां पर स्ट्रांग कर दो। दोस्तों आप देखो कितना ब्रिलियंट इंपैक्ट वहां पर नजर आएगा, ब्लड फ्लो की एक्शन नजर आएगी। यदि आप इक्वल करते हो WE को, और बढ़िया रिजल्ट नजर आएगा। जब आप WE को दोनों को 10-10 ड्रॉप इक्वल करते हो ऊपर से दोस्तों, आप मान के चलना, आप ब्रेन के लेवल से, आप वहां पर बॉडी में ग्लैंडुलर लेवल से, दोनों लेवल से नर्व इंपैक्ट को बहुत तेजी के साथ स्टिमुलेट करते हो, और ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन को भी वहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के प्रेशर के माध्यम से आप वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को दूर करने का काम करते हो। इसीलिए याद रखना, ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन में बहुत ब्रिलियंट काम करता है, लेकिन यहाँ पर बी का रोल भी बहुत स्ट्रांग नजर आएगा। याद रखना, ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज में, क्या करोगे? आ रहा समझ में? कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है तो आर्टरी में A1B का रोल है, लेकिन A3 का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा, क्योंकि आप हार्ट के सर्कुलेट चारों चेंबर को बैलेंस करना है। आपको चारों चेंबर को बैलेंस करके कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जो धड़क रहा है, बहुत ज्यादा धड़क रहा पाल्पिट करके, या बिल्कुल धड़क ही नहीं रहा, एंजाइना और पेन हो गया, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन जब डेवलप होती है तो आपको केवल A1 की तरफ नहीं सोचना है, आपको हार्ट A1 A2 दोनों तीनों तरफ सोचना है। इसलिए वहां पर A3 का B का बहुत बड़ा रोल होता है, मोर पॉजिटिव दिया जाता है। कल मैंने कसराव सेमिनार ग्रुप में जो क्लास ली थी उसमें मैंने A3 और B के इंजेक्शन का बताया था आपको, और मैंने उसमें ये भी बताया था कि कैसे पॉजिटिव इंजेक्शन बनाना है और रिजल्ट लेना है। बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट मिलता है ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल पर। दूसरा होता है दोस्तों, यदि आपने किसी प्रकार का कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस लिया, यानी मान लो आप इंजेक्शन लगवा रहे हो, किसी प्रकार का आपने इंजेक्शन लगवाया, तो लोकल इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस,
कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो आपके लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गया जो नॉर्मल दूसरों के लिए नॉर्मल है, उस लोकल इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लेवल पर आपको वहां पर इंजुरी हो गई लोकल पार्ट पे, तो डेफिनेटली वहां के नर्व को डिजनरेट करेगा, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा टॉक्सिक सब्सटेंसेस के तो कारण समझ में आ गया आपको दोस्तों। इन्हें आप मान लो बहुत ज्यादा टॉक्सिक इंजेक्शन लगवा रहे हो, जैसे एंटीबायोटिक बहुत लगवा रहे हो, जोन लगवा रहे हो आप, ठीक है, मीकासिन लगवा रहे हो, हर किसी को शूट नहीं करता, हर किसी में इतना ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं होता नर्व फाइबर का कि वो सहन करे, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन का लेवल डिफरेंट होता है। इसलिए लोकल इंजेक्शन जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस का लगाया जाता है, इमीडिएट नर्वस ब्रेकडाउन होता है। आप हाई फीवर है, आप वहां पर नोवाल्जिन लगा रहे हो, नोवाल्जिन भले भी फीवर कम करता है, लेकिन वहां पर नर्व को तुरंत डैमेज कर देगा, तुरंत आपको नर्वस ब्रेकडाउन होगा, आप बेहोश होकर अनकॉन्शियस हो जाओगे। याद रखना, ये लोकल इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो रहा है। तीसरा, क्रशिंग ऑफ नर्व फाइबर, यानी किसी भी नर्व फाइबर को आप क्रश कर दो, तोड़ दो। ठीक है, कहीं पर गए, मोटरसाइकिल पे बैठे थे, एकदम एक्सीडेंट हुआ, आप उठ के गिरे, आपको पांव हाथ में चोट लगी, बाकी नहीं लगा, लेकिन पांव हाथ में चोट लगी, लेकिन आपका हाथ काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि आपने बताया कि आपकी हड्डियां भूसा बन गई, यानी जब हड्डियां टूटी तो उसके साथ क्या नर्व फाइबर डैमेज नहीं होगा? क्रशिंग ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर पूर्ण रूप से क्रशिंग हो गया, ये डिजनरेशन और रीजनरेशन के लेवल पर देखा जाएगा, यानी डिजनरेट हो गया। ठीक है, तीसरा, ट्रांसेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, यानी किसी ने काट दिया, टूट गया, बिल्कुल अलग अलग हो गया, ट्रांजेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। और इसीलिए ये चार मेन कैरेक्टर होते हैं जिनके अकॉर्डिंग डिजनरेशन और रीजनरेशन की कैपेबिलिटी किसी भी व्यक्ति में डिफरेंट होती है, और आपका कॉन्सेप्ट भी इसी लेवल पर डिफरेंट होना चाहिए। पूरा कट गया तो क्या, अगर डैमेज हुआ तो क्या, डैमेज हुआ तो चांसेस है आप रीजनरेट करा सकते हो दोस्तों। याद रखना, डिग्री ऑफ इंजुरी, जब आप इंजुरी के डिग्री पर जाओगे तो याद रखना दोस्तों, सुंदरलैंड ने, एक साइंटिस्ट थे, सुंदरलैंड ने नर्व फाइबर की इंजुरी को क्लासिफाइड किया था, और उन्होंने 5 कैटेगरी में, जो सीवियरिटी के ऑर्डर पर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने नर्व डिग्री को क्लासिफाइड किया था। और इसीलिए ये 5 टाइप ही आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 टाइप के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रकार के डिजनरेशन और रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर को क्लासिफाइड करते हो, और इन्हीं के क्लासिफिकेशन के आधार पर आपका डिसीजन होना चाहिए। पेशेंट को झूठा दिलासा नहीं देना, इन्हीं 5 लेवल पर, इन्हीं 5 लेवल को देखकर मैं आपको बोलता हूं कि ये रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्यों बोलता हूं, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं कि आपको हर जगह बोलूंगा नहीं रिपेयर नहीं, रीजनरेट करा दो। मुझे पता है कि यहाँ पर अब आपको पता चल जाएगा तो आप भी यही कहोगे कि नहीं ये रिपेयर होगा, रीजनरेट नहीं होगा, नहीं ये रिपेयर नहीं रीजनरेट होगा, आप तुरंत वहां पर बोलोगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया फर्स्ट डिग्री इंजुरी। जब आपको फर्स्ट डिग्री इंजुरी होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है नर्व को होने वाली मोस्ट कॉमन टाइप की इंजुरी है जिसको हम फर्स्ट डिग्री इंजुरी कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन आपके बिल्कुल टेबल प्रैक्टिस में डेली डे टू डे लेवल पर आपको इंजुरी देखने को मिलती है दोस्तों। और जब मोस्ट कॉमन टाइप की इंजुरी को हम फर्स्ट डिग्री इंजुरी कहते हैं दोस्तों, तो ये किसी नर्व पर भी शॉर्ट पीरियड के लिए प्रेशर के अप्लाइंग के द्वारा काज हो सकती है। यानी आप किसी पार्ट पे थोड़े समय के लिए ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दो, आप देखो उस पार्ट पे नर्व इंजरी काज हो जाएगी। ठीक है, और ये तब होता है, इसी के कारण दोस्तों ज्यादातर लोगों को ब्लड फ्लो का ऑक्लूजन और हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। ठीक है, याद रख लेना, इसीलिए मैंने पहला आपको बताया था ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी किसी ऑर्गन, मान लो मैं यहाँ पर जोड़ के बांध दूं, अब बांध दूंगा तो ये इतना आगे का जो वृष्ट से उंगलियों का एरिया होता है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई होगा क्या? नहीं होगा ना। आप देखो ब्लड फ्लो का क्या होगा, ऑक्लूजन हो गया, ऑक्लूजन हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, इतनी दूर में ऑक्सीजन लेवल मिल ही नहीं रहा। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया होगा तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा तो क्या होगा, टिश्यू का डेथ हो जाएगा। करेक्ट, ये क्यों हो रहा है, ये आपको समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों। और यही कारण है फर्स्ट डिग्री इंजुरी इसे कहते हैं। इंजुरी के फर्स्ट डिग्री के द्वारा क्या होगा, एक्सॉन डिस्ट्रॉयड हो जाता है, होता है? नहीं होता है। याद रखना दोस्तों, इंजुरी के फर्स्ट डिग्री के द्वारा एक्सॉन डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं, किंतु माइल्ड डीमाइलेशन जरूर उत्पन्न हो जाता है। यानी जो माइलिन शीथ होती है, ये माइलिन शीथ डैमेज होना शुरू हो जाती है। पॉइंट को नोट कर लेना, आप पॉइंट को नोट कर लेना कि इंजुरी की यदि फर्स्ट डिग्री होगा, एक्सॉन
पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, केवल और केवल माइलिन डीमाइलिनेशन के रूप में, माइल्ड डीमाइलिनेशन के रूप में उत्पन्न होता है, जो कि ट्रू डिजनरेशन नहीं होता है। वास्तविक में डिजनरेशन नहीं होता है, ट्रू डिजनरेशन नहीं होता है, इसलिए आप कह सकते हो बहुत आसानी के साथ मैं उसको रिजनरेट करा सकता हूं। याद रखना दोस्तों, जब ये ट्रू डिजनरेशन नहीं है तो आप तो जादू कर सकते हो दोस्तों। जो मॉडर्न साइंस सर्जरी की बात करता है, विदाउट सर्जरी आप वहां पर क्यूर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, याद रखना एक्सॉन का टेम्परेरीली फंक्शन लॉस होता है, टेम्परेरी होता है, इसीलिए शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसीलिए हम कंडक्शन ब्लॉक के नाम से इसको जानते हैं कि वहां पर कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है। और अगर, इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपके पास ऑप्टिक नर्व डैमेज का, ऑप्टिक नर्व ब्लॉकेज का, ऑप्टिक नर्व के डिजनरेशन का, ऑप्टिक ड्राइनेस का केस आता है, तो जितना जल्दी वो पेशेंट आएगा उतनी जल्दी रिकवरी आप दे पाओगे। याद रख लेना, क्योंकि एक्सॉन का टेम्परेरी फंक्शन लॉस हो रहा है। 1 साल से 1.5 साल के अंदर अगर आता है, आप विद इन 6 मंथ क्यूर कर सकते हो। 1.5 साल से 5 साल तक आता है दोस्तों, तो 2 साल आपको मैक्सिमम लगेंगे। अगर इतना दे सकता है तो पेशेंट बात करना, क्योंकि एक्सॉन का टेम्परेरी फंक्शन लॉस होता है। अगर आप अर्ली स्टेज में आ जाओगे तो हम उसको जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे, क्योंकि इसका टाइम लिमिट होता है। ठीक है, टाइम लिमिट होता है, नर्व का डैमेज का टाइम लिमिट होता है कि इतने मिनट में इतने। कल बताऊंगा कि नर्व का डैमेज का टाइम लिमिट कैसे डिसाइड करोगे, कि अगर वहां पर कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है तो उसको आप रीजनरेट कैसे करोगे दोस्तों। तो याद रखना, ये फंक्शन जब फर्स्ट इंजुरी के लेवल पर, फर्स्ट डिग्री इंजुरी के लेवल पर होगा। इसलिए जैसे किसी को पैरालाइज आता है तो पैरालाइसिस के तुरंत बाद जब मॉडर्न साइंस के पास लेकर जाया जाता है, मॉडर्न साइंस क्या करता है और कितनी जल्दी रिकवरी आती है, तो क्या आप नहीं कर सकते हो? हमारे कई मेंबरों ने जादू बताया दोस्तों। याद रखना, ये फंक्शन विद इन फ्यू हॉर्स टू फ्यू वीक के अंदर रिटर्न हो जाता है, कुछ मिनटों से लगाकर कुछ वीक के अंदर रिटर्न हो जाता है दोस्तों। याद रख लेना, ये फंक्शन विद इन फ्यू हार, कुछ घंटों के अंदर या फिर कुछ वीक के अंदर रिटर्न हो सकता है। यानी इस नर्व इंजुरी की जो इस फर्स्ट डिग्री को हम दोस्तों सेडॉन न्यूरोप्रैक्सिया के नाम से जानते हैं। याद रखना दोस्तों इस बात को, सेडॉन न्यूरोप्रैक्सिया, जैसे हाइपोक्सिया होता है ना, ऐसा सेडॉन न्यूरोप्रैक्सिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यही कारण है जब फर्स्ट डिग्री इंजरी होता है, आप और मैं बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हाँ साहब, हम इसको बहुत इजीली ट्रीटेबल करते हैं, बहुत इजीली ट्रीट करते हैं और बहुत आसानी से हम इसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों। आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा तो आप लोगों में से बहुत लोगों को ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू बनाएंगे इसको, कल इसको आगे की तरफ देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आज हम ये रखते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। यदि आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। हेलो जी, कोरी सर। जी कोरी सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए। थैंक यू वेरी मच सर। आप जो पढ़ा रहे हैं हमने कभी नहीं पढ़ा है, और आज हमको ये एहसास हो रहा है कि हम बहुत जल्दी पैरालाइज में एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे यहाँ पर। थैंक यू आपको जी। हमारे ग्रुप के ही काफी मेंबर है सर जो इतना जादू कर रहे हैं। मैंने तो कहा है आप 16 महीने दे दो, कहते हैं ना वो हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। ठीक है, हम 32 महीना देने को तैयार हैं सर। हम सर आप मेहनत करो, बाकी मैं दे दूंगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, गिरीश सर, डॉक्टर गिरीश सर। नमस्कार। डॉक्टर गिरीश सर। सर नमस्कार सर। जी नमस्ते गिरीश सर। सर बस चल रहा है, आपका जो रास्ता दिखा रहे हो हमारे लाइफ में ठीक हो गया। जी, लेकिन मेरा तमिलनाडु में अभी बहुत गंदा हो गया सर। क्या हो रहा है सर? अभी सभी को अरेस्ट कर रहा है, जो कुछ बोले तो सभी नहीं मान रहे थे। सर मैंने तो पहले ही बताया था, मैं जो कोर्स कंडक्शन करा रहा था वो इसी के बिहाफ पे करा रहा था कि यूनिवर्सिटी का कोर्स है। ठीक है, लेकिन
मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, आपके हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ लोगों ने एफआईआर मुझ पे किया है, ठीक है। मैंने अच्छा अभी तक बताया नहीं आपको, राकेश संतानी सर को बताया मैंने, ठीक है, और उनका जवाब दिया है मैंने, और ऐसा बम्बू डाला है कि अब वो उनके एरिया में कोई भी मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा। और मैं आपको बता दूं, केवल हमने आंध्र प्रदेश और हैदराबाद को छोड़ दिया है, ठीक है, पूर्ण रूप से छोड़ दिया हमने, तेलंगाना आंध्र प्रदेश को पूर्ण रूप से छोड़ दिया। बाकी के स्टेट में हम बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं करेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर करेंगे, ठीक है अच्छा सर, जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। आप वेट कीजिए सर, आपके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, विद इन 1 and 2 मंथ के अंदर आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका यूनिवर्सिटी कैंपस में एग्जाम होगा, आप एग्जाम यूनिवर्सिटी कैंपस में दोगे, यूनिवर्सिटी का प्रूफ आपके पास रहेगा, सारी चीज ओके रहेगी, उसके बाद तो कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती है, ठीक है। वहां के डॉक्टरों ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है सर, उन्होंने वो 6 महीने के ट्रेनिंग लेके कोई डॉक्टर बनता है क्या? हाँ, वो तो सही है सर। सर मेरा तो NUH ऑफ इंडिया सर, जी मेरा तो NUH ऑफ इंडिया में पढ़ा है सर मैं। जी लेकिन इधर भी बहुत आदमी ऐसे ही कर रहा है सर, ये 6 महीने में पढ़ा के ऐसे सर्टिफिकेट देके ऐसे ही कर रहा है सर, वो गलती काम है सर। क्या करें सर, कोई दिक्कत नहीं है, फटे में टांग डालेंगे तो गवर्नमेंट का छोड़ रही है सर, गवर्नमेंट को तो पैसे से मतलब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट करिए सर, सेफ रहिए कुछ समय के लिए, जब आपके हाँ पास ये करेक्ट हो जाएगा तो फिर दुनिया की किसी भी ताकत से आप लड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद सर, जी नमस्ते। जी नमस्ते। ठीक है दोस्तों, आज हम यही रखते हैं, ओके।